हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में तीन आर्टिकल्स देखेंगे, 76, 77, 78। पहला आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं भारत सरकार के एडवाइस पे। ठीक है। और किसको अपॉइंट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल? एक ऐसे पर्सन को जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन हो, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन हो, केवल उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। उसके फंक्शंस क्या होते हैं अटॉर्नी जनरल के? अटॉर्नी जनरल के फंक्शंस होते हैं कि वो एक चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का चीफ लॉ ऑफिसर। अब उनको क्या क्या काम दिया गया है? उनको एडवाइस देना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जब भी कोई गवर्नमेंट किसी लीगल मैटर पे प्रेसिडेंट उनके पास कोई मैटर भेजें तो उसको उस पर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना होता है। दूसरा, जो भी लीगल कैरेक्टर्स के काम उनको दिए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको उन ड्यूटीज़ को निभाना होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा हाई कोर्ट में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैटर है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना। इसके अलावा भारत के संविधान या फिर किसी कानून में जो भी काम उनके लिए असाइंड है वो सारे काम करना। तो ये कुल मिलाकर के ये सारे फंक्शंस हैं। इसके लिए उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन फंक्शंस के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं? उन्हें भारत में किसी भी कोर्ट में सुने जाने का अधिकार है। भारत में वो किसी भी कोर्ट में सुने जाएंगे अगर वो अपनी ड्यूटीज के परफॉर्मेंस में वहां प्रेजेंट है तो उनको सुना जाना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा पार्लियामेंट में दोनों हाउसों में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में वो बोल सकते हैं और उसमें उनकी हाउस की प्रोसीडिंग्स में वो भाग ले सकते हैं। ऑल्दो वो मेंबर नहीं है उस हाउस के, तब भी दोनों हाउसेस में वो भाग ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में और वो बोल भी सकते हैं। इसके अलावा जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस हैं और जो इम्यूनिटीज हैं वो सारी उनको भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई हैं। वो इम्पोज ये रेस्ट्रिक्शंस ये है कि अगर किसी मैटर में उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने को कहा गया है तो उस मैटर में वो किसी और को एडवाइस नहीं देंगे और उसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। ना तो किसी को एडवाइस देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। इसके अलावा वो अपनी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस तो उसके अलावा वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन वो जिस मैटर पे उनको एडवाइस देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई एडवाइस किसी और को नहीं देंगे और इसके अलावा वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। इसके अलावा एक और रेस्ट्रिक्शन है कि किसी क्रिमिनल केस में किसी एक्यूज्ड पर्सन को वो डिफेंड नहीं करेंगे बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेकर के किसी क्रिमिनल केस में किसी एक्यूज को डिफेंड कर सकते हैं। वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। ये तीन रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर। और ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वो अपनी पोस्ट होल्ड करेंगे, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो अपनी पोस्ट होल्ड करेंगे। उनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करते हैं उनकी रेम्युनरेशन कितनी होगी। ऑल्दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही डिटरमाइन करते हैं। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अटॉर्नी जनरल फुल टाइम ऑफिसर नहीं है किसी हाउस के, न राज्यसभा के न लोकसभा के, वो फुल टाइम ऑफिसर नहीं है और वो कैबिनेट के मेंबर भी नहीं है। अब हम लोग आर्टिकल 77 पे आ जाते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे बिजनेस, सारे एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डू दिस, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अवार्ड दिस टेंडर। एक एक ऑर्डर पे, इंस्ट्रूमेंट पे प्रेसिडेंट दस्तखत नहीं करते हैं, लेकिन नाम हमेशा प्रेसिडेंट का ही होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू डू दिस। और इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं जिसके कौन ऑथेंटिकेट करेगा ऑर्डर्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट की तरफ से।
जो भी इस रूल्स के तहत को फॉलो करते हुए ऑथेंटिकेट किए गए हैं ऑर्डर्स या इंस्ट्रूमेंट्स, वो वैलिड माने जाएंगे। जो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की दस्तखत होना जरूरी नहीं है, वो बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दस्तखत के भी वो वैलिड है, इवन दो वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए गए हैं। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दस्तखत नहीं किए तब भी वो वैलिड है, क्योंकि वो जो रूल्स फ्रेम्ड है इस बिहाफ पे उसके तहत वो बने हैं दस्तखत। और इसको किसी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं है, उनके उनके नाम से इशूड है इसलिए ये इनवैलिड हो गया। उसके लिए रूल्स फ्रेम्ड है, उनके दस्तखत के बिना भी वो वैलिड है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट क्या रूल्स बनाएंगे? प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस कन्वीनियंट तरीके से चले उसके लिए भी रूल्स बनाएंगे। इसके अलावा मिनिस्टर्स के बीच में वर्क कैसे अलॉट हो इसके लिए भी रूल्स बनाते हैं। दूसरी एक बात और है कि मिनिस्टर्स अपने काम के लिए उनके खिलाफ उनकी कोई केस कोर्ट नहीं किया जाता। कोर्ट में कोई भी केस मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ये काम किया, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किया है और प्रेसिडेंट के नाम से वो काम किया गया है और सेक्रेटरी ने दस्तखत किया है, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने। तो मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता किसी काम में। अगर कुछ चैलेंज करना भी है, केस करना भी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है, किसी मिनिस्टर के इंडिविजुअली अगेंस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 77। अब आ जाते हैं आर्टिकल 88। प्राइम मिनिस्टर्स की क्या ड्यूटी है कि इन्फॉर्म प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के संबंध में। आर्टिकल 78, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कौन कौन सारे डिसीजंस कम्युनिकेट करना। सारे डिसीजंस मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर्स जो कामकाज है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का के संबंध में जो डिसीजंस लिए गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। डिसीजंस लिखा है, रिकमेंडेशंस नहीं लिखा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजंस लेती है। तो जो डिसीजंस लिए गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन, और किस लिए जो भी प्रपोजल्स हैं लेजिस्लेशन के लिए कि जो कानून बनने जा रहा है, पार्लियामेंट में जाने वाला है, प्रपोजल है या कोई नया कानून बन रहा हो या कोई अमेंडमेंट होना हो, जो इस संबंध में जो डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है कि अगर ऐसे कोई डिसीजन को प्रेसिडेंट कॉल फॉर करें कि हमें बताइए, तो भी उस केस में प्रेसिडेंट को बताना प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। पहले तो प्राइम मिनिस्टर खुद अपने तरफ से बताएंगे, और अगर दूसरी बात यह कि अगर प्रेसिडेंट खुद कॉल फॉर करें ऐसे कोई डिसीजन, तो वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी कि वो बताए। तीसरा, अगर किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है और प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो उस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिडर करे, उसको कंसिडर करे कि सही है कि गलत है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो उस मिनिस्टर के डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसिडरेशन के लिए भेजें। अच्छा, ये 3 ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रेसिडेंट को। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है डिसीजंस, डिसीजंस इसलिए यूज किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लेती है, कोई रिकमेंडेशन नहीं करती है। आर्टिकल 78 में कोई एडवाइस नहीं करती है कि आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। वो फाइनल डिसीजन ले लेती है और उसको कन्वे कर देती है प्रेसिडेंट को, और उसके बाद प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं उस डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरी एक बात और है कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो सारे डिसीजन लेने का अधिकार भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होना चाहिए, तभी तो वो आंसरेबल होगी लोकसभा के प्रति। अगर डिसीजन प्रेसिडेंट ले रहे हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे जवाबदेह हो सकते हैं लोकसभा के लिए। इसलिए सारे डिसीजंस फुल एंड फाइनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती हैं और वो सिंपली कन्वे कर देते हैं प्रेसिडेंट को और उनकी एक्सेप्टेंस ले ली जाती है। थैंक यू।